हेलो स्टूडेंट। पहले तो आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, कल 26 तारीख है और कल आपकी गणित की एग्जाम होने वाली है। और आपकी जो प्रश्नावली है 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इस प्रश्नावली के अंदर से आपको कल की एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब 2 क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे? वैसे तो क्वेश्चन तो एक ही होगा, परंतु उसके अथवा में भी आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ होगा। उन दोनों में से आप का मन करे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आने वाले कहां से हैं, किन किन क्वेश्चनों को पढ़ा जाए? तो देखिए, मैं आपको केवल 5 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। केवल 5 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं और इतनी में 100% गारंटी के साथ गारंटी लेता हूं कि आपको वे 2 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे, एक तो मेन क्वेश्चन और एक अथवा वाला क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन आपको इन 5 क्वेश्चनों के अंदर से ही देखने को मिलेंगे। तो देखिए, वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। आपको अभी पता चलने वाला है कि 5 क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं और उनको किस हिसाब से आपको सॉल्व करके आना है, ताकि आपको पूरे अंक दिए जाए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस चैनल पर थोड़ी देर आते हैं, थोड़ी देर बाद भाग जाते हैं, परंतु वो ये सोचते हैं कि सर जी जाने क्या भाषण देने लग रहे हैं। परंतु जो मैं भाषण देता हूं, इसके बाद जो मैं पढ़ाता हूं, उसके अंदर बहुत ताकत होती है। ठीक है ना? आप इस वीडियो को नजरअंदाज नहीं करना, ये आपके हित की बात है। ठीक है ना? आप 5 क्वेश्चनों को बस पढ़ जाइए प्रश्नावली 4 के अंदर से। ये मैं गारंटी के तहत कह रहा हूं और आपको पता चल जाएगा कल कौन सी ज्यादा दिन है, कल ही तो एग्जाम है। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये है, सबसे फर्स्ट नंबर पर, एक कुटीर उद्योग एक दिन में, कुटीर उद्योग यानी लघु उद्योग होते हैं छोटे स्तर के, उनको बोलते हैं कुटीर उद्योग। ठीक है ना? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में क्या बना रहा है? वो कुछ बर्तन बना रहा है। ठीक है ना? अच्छी बात है, बर्तन बना रहा है। तो देखिए, जब बर्तन बनाएगा तो बर्तन बनाने में कुछ लागत लगेगी, बिल्कुल लगेगी। ठीक है ना? अब वो लागत किस हिसाब से लगेगी वो आगे पढ़ते हैं। देखिए, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत मतलब यानी एक बर्तन की निर्माण लागत या फिर एक बर्तन को बनाने में आया खर्चा। ठीक है ना? तो किस हिसाब से? उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। उस दिन जितने भी बर्तन बने, मान लो 20 बने या 30 बने या फिर 40 बने, उनकी जो संख्या है बर्तनों की संख्या, उसका दुगना कर दो। ठीक है ना? और दुगने में 3 और जोड़ दो, दुगने से भी 3 अधिक है, तो एक बर्तन की निर्माण लागत उतनी आती है। आए समझ में? एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी आएगी? जितने उस दिन बर्तन बनाए हैं उनकी संख्या का डबल करो, दुगना कर दो और उसमें 3 जोड़ दो। जब दुगना करके 3 जोड़ देंगे तब जो कुछ आएगा टोटल, वही एक बर्तन की निर्माण लागत होगी। ठीक है ना? अब इसी हिसाब से मानना है आपको। आगे कह रहा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी, उस दिन की कुल निर्माण लागत आपको दे रखी है ₹90। तो क्वेश्चन कह रहा है आगे कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। यानी निर्मित बर्तनों की संख्या कि उस दिन कितने बर्तन बनाए गए, ये आपको ज्ञात करना है। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी एक बर्तन की निर्माण लागत आपको निकालनी है। ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पर 2 चीज हमको निकालनी है, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब माने किसको? यहाँ पर प्रश्नावली 4 में हम केवल एक चर वाले द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। एक ही चर मिलता है द्विघात समीकरण, या तो x हो गया, फिर y हो गया, फिर t हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर आपको एक ही चर मानना है। अब x किसको माने कि बर्तनों की संख्या को x माने या प्रत्येक नग की निर्माण लागत को x माने, ये यहाँ पर क्वेश्चन बता देगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि यह क्वेश्चन किसके बारे में बतला रहा है? हमको हमको बतला रहा है कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक है ना? तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत के बारे में ही तो बतला रहा है कि बर्तनों की संख्या का दुगना और उससे 3 अधिक। तो निर्माण लागत के बारे में बतला रहा है, तो उसको हम एक्स नहीं मानेंगे। जिसके बारे में हमको शर्त दी जाती है, जिसके बारे में हमको बतलाया जाता है, उसको एक्स नहीं मानना, दूसरे को एक्स मानना है। यानी बर्तनों की संख्या को एक्स मानना है।
और प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत हम निकालेंगे वो इस शर्त के अनुसार ही लिखनी है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम हल की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मानना है आपको बर्तनों की संख्या। हम मान लेते हैं, माना, ध्यान पूर्वक समझना, वीडियो को नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है ना। माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर x, बर्तनों की संख्या x मान ली। अब हमको मानना है प्रत्येक नग की निर्माण लागत तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर, ठीक है ना। अब प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है, क्वेश्चन में साफ लिखा है कि जो बर्तनों की संख्या है उस संख्या का दुगने से 3 अधिक है, तो यानी इसका दुगना करो। x का 2 गुना क्या होगा, 2x होगा। दुगने से भी 3 अधिक है तो 3 और जोड़ दो, ठीक है ना। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x प्लस 3, निर्माण लागत रुपए में होती है, तो ये रुपए में है, ठीक है ना। मानना आ गया समझ में, 2x प्लस 3 होगी प्रत्येक नग की निर्माण लागत और बर्तनों की संख्या x। अब क्या करना है, अब हमको प्रश्न के अनुसार चलना है। हमको दे रखा है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो यहां से हमको कुल निर्माण लागत निकालनी है। जैसे एक बात बताओ, एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो 10 पेनों का मूल्य कितना होगा, आप फटाफट बता देंगे, 50 रुपए होगा। कैसे निकाला, 5 का गुणा 10 से किया, यानी एक पेन की जो लागत है, एक पेन का जो मूल्य है उसका गुणा किससे किया, पेनों की संख्या से। वही यहाँ पे करना है कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है इसका गुणा आपको बर्तनों की संख्या से कर देना है, तो कुल निर्माण लागत आ जाएगी। और ये यानी 2x प्लस 3 का गुणा x से करेंगे तो कुल निर्माण लागत आ जाएगी, ये हमारे अनुसार, और क्वेश्चन के अनुसार 90 रुपए है, तो इसको हम यानी हमारे अनुसार कुल निर्माण लागत और क्वेश्चन के अनुसार कुल निर्माण लागत बराबर हुई, तो हम बराबर कर देंगे, हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनकर के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर डाल देना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ऐसे डाल के इनका गुणा करना है, यानी x का गुणा किससे करना है, 2x प्लस 3 से करना है, ये कुल निर्माण लागत है हमारे अनुसार, और क्वेश्चन के अनुसार है 90। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का गुणा 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, और x का गुणा हम प्लस 3 से करेंगे तो प्लस का 3x आएगा, और बराबर में 90। द्विघात समीकरण बन गया ना। और 90 को इधर ले आइए, इधर आएगा माइनस का तो बराबर 0 रहेगा, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 और बराबर में 0, ठीक है, इतना कंप्लीट। अब इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हम हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए चलिए गुणनखंड विधि से करते हैं, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणा में 2 है तो 2 का गुणा हम माइनस 90 से करेंगे, तो कितना आएगा, हमेशा एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी संख्या होती है उसका गुणा हम हमेशा अचर पद से करते हैं, तो 2 का गुणा माइनस 90 से करेंगे तो 90 दूना 180 आएगा, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस का है गुणा करने पर। अब हमको ऐसी दो संख्याओं का पता करना है जिनका गुणा करने पर तो आना चाहिए माइनस का 180, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या फिर घटाने पर आना चाहिए ये प्लस का 3। चलिए उन दोनों संख्याओं को पता करते हैं, कैसे निकाले भैया, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करना स्टार्ट कर देना, 2 का भाग देंगे कितनी बार, 90 बार। क्या 90 और 2 है, नहीं, 90 और 2 गुणा करने पर तो 180 आ जाएगा, पर 90 और 2 को जोड़ लो चाहे घटा लो, 3 नहीं आ रहा है, आगे फिर 2 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 45 बार। अब क्या ये 2 दूना 4, इनका गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 और 45 है, नहीं है, ठीक है ना, जोड़ने पर ये नहीं आ रहा 3, अब 3 का भाग दे देते हैं, कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो ये 2 दूना 4, 4 ते 12, क्या 12 और 15 है, 12 गुणा 15 करने पर 180 आ जाएगा, और इनको जोड़ने घटाएंगे, 15 में से 12 घटाएंगे 3 बच जाएगा, ठीक है, यानी संख्या तो आ गई 12 और 15 ही है। अब इन दोनों में से कोई संख्या प्लस की रखनी है, कोई संख्या माइनस की रखनी है, कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पे गुणा करने पर माइनस की संख्या लानी, गुणा करने पर माइनस की संख्या तभी आती है जब इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो। प्लस वाली संख्या को गुणा जब हम माइनस वाली संख्या से करेंगे तभी तो गुणा करने पर माइनस की संख्या आएगी, ठीक है ना।
तो इनमें से कोई एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, कौन सी संख्या प्लस की, कौन सी माइनस की, बीच वाला बता दिए। बीच में प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या प्लस की लेनी, छोटी संख्या माइनस की लेनी। अगर बीच में माइनस का चिन्ह होता है तो बड़ी संख्या हमको माइनस की लेनी, छोटी संख्या प्लस की लेनी है। ठीक है, क्लियर। इनके पीछे एक्स और लगा दो, इन दोनों को लिख दो, बीच वाले को हटा देंगे हम 3x को। ठीक है ना, आगे वाला पीछे वाला तो लिखना ही है। तो देखिए 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x और ये माइनस का 90 और बराबर में 0। अब इन दो दो पदों में से हमको कॉमन लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर संख्या 2 है, यहाँ पर 15 है, तो सबसे छोटी संख्या चयन करें। क्या 2 का भाग दोनों में जा रहा है? नहीं जा रहा, तो संख्या कॉमन आने वाली है नहीं। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस यहाँ पे बचेगा 15। ठीक है ना, अब ऐसा ही सेम हमको यहाँ से बनाना है। अब यहाँ से ऐसा बनाने के लिए आपको ये देखना है, स्टार्टिंग वाला अकेला 2x है यहाँ पर जो भी प्लस का, यहाँ पर 12x है जो भी माइनस का। एक तो माइनस का चिन्ह हटेगा क्योंकि ये प्लस का है, इसलिए माइनस का हटाना है। माइनस का हटाने मतलब माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है ना, और 2 बचाना है, तो 2 का भाग 12 में दे दो, कितनी बार आएगा? 6 बार, तो 6 कॉमन आएगा यहाँ से। क्या कॉमन आएगा? 6। कुल मिलाकर -6 कॉमन आएगा और 2x प्लस 15 जो का लिख दो, 2x प्लस 15 और बराबर में 0। अब इन दोनों कोष्टक वाली संख्याओं में से कोई एक संख्या लिखनी है, 2x प्लस 15, और दूसरे कोष्टक में बाहर वाली संख्या लिखनी है x माइनस 6 और बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना है। अब क्वेश्चन से हमारा कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। ठीक है ना, ताकि इसका सॉल्यूशन आ जाए। तो देखिए अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देना है। तो 2x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है ना, अब यहां से पक्षांतरण करके हम x का मान निकाल लेते हैं। तो प्लस का 15 इधर जाएगा तो माइनस का, 2x बराबर आएगा -15। अब ये 2 गुणा में ये हटा देंगे, इधर जाएगा तो बटे में, तो x बराबर आएगा -15/2। और यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर आएगा 6। अब देखिए x हमने क्या माना था? x हमने माना था कि बर्तनों की संख्या x है। तो क्या यहाँ पर x का मान एक माइनस का आ रहा है, -15/2, क्या बर्तनों की संख्या माइनस की होगी? नहीं होगी, इसलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो हमारे बर्तनों की संख्या आई कितनी? 6। x का मान यहाँ पर लिख दो, रख दो, और इन दोनों लाइनों की जो हिंदी है इसको यहाँ पर लिख दो, माना की जगह पर अतः लगा के। ठीक है ना, हमारा आंसर आ चुका है, x बराबर 6, यानी बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत सब कुछ आ चुका है। x का मान आ गया, तो माना की जब अतः लिखना है, अब बर्तनों की संख्या लिख देनी है। लिख देंगे हम बर्तनों की संख्या बराबर क्या माना? x की जब x का मान लिख देना 6। तो बर्तनों की संख्या आ गई 6 तथा, और क्या लिखना है? प्रत्येक नग की निर्माण लागत तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर क्या है? 2x प्लस 3, यानी यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे हम पहले, गुणा में x है तो गुणा के चिन्ह लगा के x का मान लिखना है 6, और फिर प्लस में 3 है, प्लस का 3। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, पहले इनका गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और प्लस का 3, 12 और 3 कितना होगा? 15 रुपए आएगी। प्रत्येक नग की निर्माण लागत आ गई 15 रुपए और बर्तनों की संख्या आ गई 6। बस ऐसे आपको सॉल्व करके आना है बोर्ड के एग्जाम में। ऐसा एक एग्जाम्पल और है, प्रश्नावली जो आपकी 4 पॉइंट है ना, वहां पर जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है ना, एग्जाम्पल फर्स्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो 5 क्वेश्चन कराने हैं आपको। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है ना, अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन की कैलकुलेशन मैंने समझाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है ना, तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लगना और नहीं लगना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, परंतु पता आपको कल चलेगा 26 मार्च के दिन कि यानी मैं किस हिसाब से पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि और ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है ना, और अगर आप में से कोई इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। क्योंकि अब आपके जैसे ही 10th के एग्जाम हो जाएंगे तो मैं 1 अप्रैल से यानी 11th और 12th की मैथ
को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर मैथ साइंस लेता है तो आपके लिए ये चैनल वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है ना। उस पार्क की परिसीमा सीमा का मतलब 4 ओवर की जो सीमा है, उस सीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है। तो ये वृत्ताकार पार्क है, ठीक है ना। उसकी जो परिसीमा है, चारों ओर की जो सीमा है, उस सीमा पर किसी एक बिंदु पर एक खंबा गाड़ना है, ठीक है ना। और खंबा किस हिसाब से गाड़ना वो देखिए। इस पार्क के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। यानी ऐसे पार्क के जो दोनों अंत बिंदु हैं, व्यास है, एक फाटक इधर है, एक फाटक इधर है, ठीक है ना। तो देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं तब अच्छा समझ में आएगा। एक चित्र बनाते हैं, एक वृत्ताकार पार्क हो गया, ठीक है ना। ये इसका केंद्र है और ये है इसका एक व्यास है। व्यास कितना है? 13 मीटर दे रखा है, ठीक है ना। अब ये जो व्यास के जो अंत बिंदु है, यहाँ पर फाटक बने हुए हैं, एक फाटक यहाँ है और एक फाटक यहाँ है, ठीक है ना। इस फाटक को नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। क्वेश्चन में भी लिख रखा है, ठीक है ना, बने फाटकों ए और बी से, ठीक है ना। तो ये दो फाटक है ए और बी, इन फाटकों से जो खंबा गाड़ना है, जैसे हम मान लेते हैं कि खंबा यहाँ गाड़ना है, इसे पी बिंदु पर खंबा गाड़ना है, तो ऐसे खंबे की फाटक ए से दूरी और फाटक बी से दूरी जो है, उन दोनों दूरियों का अंतर कितना है? 7 मीटर। अब अंतर का मतलब जानते हैं, क्या घटाने पर आता है। तो देखिए फाटक ए से जितनी दूरी है इस खंबे की, और यहाँ से फाटक बी से जितनी दूरी है, उन दोनों दूरियों को आपस में घटाया गया है, तब जाके 7 आया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी, ठीक है, इन दोनों दूरियों में से कोई एक दूरी ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा दूरी में से कम दूरी को घटाया गया है, तभी तो 7 बचा है। तो हम मान लेते हैं कि यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, कितनी है? x मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वैसे ही चित्र में भी ज्यादा लग रही है तो हम इसको ज्यादा ही मान लेते हैं, तो यानी ये 7 मीटर अधिक होगी। ये x है तो ये 7 मीटर अधिक होगी। जब इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो 7 बचेगा, तो ये दूरी आ जाएगी x प्लस 7 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये कह रहा है क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन कह रहा है आगे, क्या ऐसा करना संभव है? क्या ऐसा करना संभव है कि खंबे को हम इसकी परिसीमा के किसी एक बिंदु पर गाड़ सकते हैं या नहीं गाड़ सकते? तो पहले तो हमको यहाँ से एक द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। उस द्विघात समीकरण में हमको फिर बताना है द्विविक्त करके जरिए बी स्क्वायर माइनस 4ac के जरिए कि ऐसा करना संभव है या नहीं। अगर ऐसा करना संभव होगा तो आगे क्वेश्चन कह रहा है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है। तो हमको बताना होगा कि इस खंबे की फाटक ए से दूरी कितनी होगी और फाटक बी से दूरी कितनी होगी, ठीक है ना। चलिए अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या माना, हमने माना था कि फाटक ए से खंबे की दूरी कितनी है? x मीटर, और फाटक बी से खंबे की दूरी क्या है? x प्लस 7 मीटर। ये आपको 2 लाइन यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है ना, ये हमने माना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना फाटक ए से खंबे की दूरी बराबर x मीटर, ठीक है, तथा फाटक बी से खंबे की दूरी बराबर कितनी है? x प्लस 7। तो यहाँ पर लिख देना x प्लस 7 मीटर, ठीक है ना। अब द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त होगा? तो देखिए ये क्या है? ए बी एक व्यास है, और जो ये आप जो त्रिभुज देख रहे हैं, तो देखिए ये नीचे वाला और ऊपर वाला ये दो अर्धवृत्त हैं। व्यास वृत्त को अर्धवृत्त में विभाजित कर देता है, तो ये अर्धवृत्त में ये त्रिभुज बन रहा है, तो अर्धवृत्त में बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो यह 90 डिग्री कोण बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो ऐसे त्रिभुज के अंदर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो आपको लिख देना है कि अब त्रिभुज ए पी बी में पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी आपको, तभी एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है ना।
ये ध्यान रखना कि अर्धवृत्त में बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। अब त्रिभुज एपीडी में पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान से समझते जाना, जैसे मैं करा रहा हूं ऐसे ही करके आना, बोर्ड के एग्जाम में पूरे अंक दिए जाएंगे, ठीक है ना। शॉर्ट तरीका मत अपना लेना, कहीं तुम शॉर्ट तरीका अपना लें, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लिख लेते हैं। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कौन सा है? 90 डिग्री जहां कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो यानी ये कर्ण है। इन दोनों में से किसी को आधार मान लो, इसको आधार मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कर्ण तो है आपका 13, तो यहाँ पे लिख देते हैं 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर हो रहा। आधार हम x मान लेते हैं, आधार का स्क्वायर हो रहा तो x का स्क्वायर प्लस लंब x प्लस 7, लंब का स्क्वायर हो रहा है तो x प्लस 7 का क्या होगा? होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका होल स्क्वायर कर देना है, इनका वर्ग कर लेना। 13 का वर्ग कितना होगा? 169 बराबर एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, पहले इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, इन दोनों गुणा करेंगे, 7 गुणा एक्स करेंगे 7x, 7x का दुगुना 7 दूनी 14x प्लस पीछे वाले का वर्ग 7 का वर्ग 49, खोल दिया। अब आगे और सॉल्व करते हैं। 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए? 2x स्क्वायर हो गए प्लस का 14x प्लस का 49, ठीक है ना। अब 169 को हम उधर ले जाते हैं पक्ष सामने करके, ताकि सही ढंग से ये द्विघात समीकरण बन जाए। तो इसको लिख लेंगे हम, जब जीरो इधर बचेगी ना, और जीरो को इधर नहीं लिख करके हम इधर लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये लिख लेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस का 49 माइनस का हो जाएगा 169 इधर जा करके और बराबर में 0, ठीक है ना। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस नहीं माइनस आएगा, तो देखिए इनको सॉल्व करेंगे हम। 49 और माइनस का 169, तो प्लस माइनस संख्या घटेंगे, माइनस की ज्यादा तो माइनस बचेंगे। 169 में से जब 169 घटाएंगे तो कितना बचेंगे? 120, ठीक है ना। कितना बचेगा? 120। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 का भाग सब में चला जाता है, ठीक है ना। 2 का भाग सब में जा रहा है ना, अगर जा रहा है तो ऐसे भाग देकर के आप समीकरण को छोटा कर लेना। तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आएगा तो प्लस लगा देंगे, 2 का भाग 14 में देंगे 7 बार जाएगा तो 7x माइनस कच्चा लगा लिया, 2 का भाग 120 में देंगे तो 60 बार बराबर 0। अब द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो गया। अब हमको बताना है कि ये द्विघात जो समीकरण है इसके जरिए हमको बताना है कि ये स्थिति करना संभव है या नहीं, खंबा गाड़ना संभव है नहीं, तो यानी आपको विवेक कर निकालना है, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac मान, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac से यहाँ पर मान जमाना है, तो b का मान तो देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक जो भी संख्या होती है वहां पर a का मान, और x गुणांक जो होता है वो b का मान, जो अच्छा पर होता है वो c का मान, ठीक है। तो b का मान है 7, तो यहाँ b का स्क्वायर हो रहा है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ये कहाँ रहेगा? a का मान एक्स स्क्वायर गुणांक कोई संख्या नजर नहीं आ रही तो 1 माना जाएगा, इंटू में c का मतलब अचर पद कितना? -60, ठीक है ना। अब इनका गुणा कर लेते हैं, तो देखिए 7 का वर्ग कर देंगे हम, 7 का वर्ग होगा 49। अब देखिए ये संख्या माइनस की और ये संख्या माइनस की, तो माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस आएगा, 4 गुणा करेंगे 4, 4 गुणा 60 करेंगे तो कितना आएगा? 6 चौका 24 यानी 240। अब इनको जोड़ेंगे तो 240 और ये कितना हो जाएगा? 289। अब देखिए 20 का माइनस 4ac का मान प्लस की संख्या आई है, जब 20 का माइनस 4ac का मान प्लस की संख्या आती है तो 20 का माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, यानी 0 से बड़ा है या नहीं है? 289 0 से बड़ा है, तो ऐसा करना संभव है नहीं। हम संभव है तो हम लिख देंगे नीचे कि अतः यह स्थिति संभव है, ठीक है ना। तो या फिर ऐसे लिख दो, अतः ऐसा करना संभव है, अतः ऐसा करना संभव है। अब ऐसा करना संभव है तो वो क्वेश्चन कह रहा है दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है, तो हमको बताना है कि इससे खंबे की फाटक ए से दूरी कितनी है, फाटक बी से दूरी कितनी है, ठीक है ना। तो देखिए अब इस क्वेश्चन का तो कोई मतलब है नहीं, तो अब हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं ताकि आगे की कैलकुलेशन हम ऊपर कर सकें, ठीक है ना। ध्यान पूर्वक समझते जाना, ठीक है ना। ये समय आपके लिए बहुत कीमती है। अब क्या करना है? इस द्विघात समीकरण से हमको x का मान निकालना है, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? आप चाहें तो द्विघात समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें तो गुणनखंड विधि से ही कर लीजिए। तो चलिए मैं गुणनखंड विधि से ही कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर गुणा में 1 है तो 1 का गुणा हम -60 से करेंगे तो -60 ही आएगा। अब हमको ऐसी दो संख्याओं को पता करना है जिनका गुणा करने पर तो -60 आना चाहिए और दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर बचना चाहिए प्लस का 7। उन दोनों संख्याओं को पता करने के लिए इस 60 के बाद गुणनखंड करना स्टार्ट कर देंगे। 2 का भाग जाएगा 30 में, क्या 30 और 2 है? नहीं, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4 और ये है क्या 15, 4 और 15, तो 4 और 15, 15 और 4 जोड़ेंगे तो नहीं आ रहा था, 15 में 4 घटाए नहीं आ रहा है, पर 3 का भाग दे देंगे 5 बार, फिर इतना 3 3 6 दून 12 और 5 है क्या 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो 12 और 5 आ गई वो संख्या। ठीक है ना, कौन कौन संख्या आ गए 12 और 5। अब गुणा करने पर माइनस की तभी आएगी जब इन दोनों में से कोई एक संख्या प्लस की होगी, कोई एक संख्या माइनस की होगी। बीच में प्लस की संख्या है, वो बीच में प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या प्लस लेनी है, छोटी संख्या माइनस की, इनके पीछे एक्स और लगा देना है। ठीक है ना, और इन दोनों को यहाँ पर लिख देना है, प्लस का 7x हटा देना है तो एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन आएगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ प्लस का 12 बचेगा। ऐसा ही सेम यहाँ से बनाना है, यहाँ x अकेला तो यहाँ पर x के साथ जो -5 इसको हटाना है, हटाने का मतलब -5 कॉमन लेना है, इसी को लिख दो। यहाँ पर मत देखिए, x प्लस 12 बराबर 0। अब इन दोनों में से, दोनों कोष्टक वाली संख्याओं में से एक संख्या लिखनी है। ठीक है, दूसरे कोष्टक में ये बाहर वाली संख्या लिखनी है, x माइनस 5 बराबर 0। अब क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर करना है। क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर करना है। चलिए करते हैं। तो x प्लस 12 बराबर 0 और x माइनस 5, x माइनस 5 है, x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से हम पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 12 इधर जाएगा और माइनस का, तो x बराबर आएगा -12, माइनस का 5 इधर जाएगा, पक्षांतरण करेंगे यहाँ से तो प्लस का हो जाएगा तो x बराबर आएगा 5। ठीक है ना, x का मान -12, यहाँ पर x क्या माना है, दूरी मानी है। फाटक A से खंबे की दूरी, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हुआ करती है, इसलिए इसको तो हम निरस्त कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये आंसर करेक्ट माना जाएगा। अब x का मान आ गया, x का मान आ गया तो दोनों फाटकों से उस खंबे की दूरी भी आ गई। कैसे, इस x का मान यहाँ पर लिख दो, इन दोनों लाइनों, ये जो दो लाइन देखी है आपकी, इन दोनों को यहाँ पर लिख देना है, माना जब अतः लिख देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः फाटक A से खंबे की दूरी, अतः फाटक ये फाटक लिख दिया भाई, फाटक है, फाटक A से खंबे की दूरी क्या मानी हमने, x मान रखा है तो x का मान 5 है तो 5 मीटर आ गई, तथा ऐसे नीचे लिख देना है फाटक B से खंबे की दूरी कितनी होगी, x प्लस 7, x का मान 5 प्लस 7 और करना है तो प्लस 7, 7 5 12 मीटर। ठीक है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस हिसाब से करके आना है। ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, कल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज ये काम कीजिए। जो आपके लिए हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते हमारे लिए, इतना तो फर्ज आपका बनता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ गमन करते हैं। देखिए तीसरा भी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। चलिए बढ़ते हैं हम हल की तरफ। आपके पास दो संख्याएं हैं, ठीक है ना, अगर उन दोनों संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो 27 आएगा, अगर आप उन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। वो दो संख्याएं कौन सी हैं वो आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए उनका योग आपको पता है। अब हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं 10 और 15, इन दोनों का टोटल है 25। फिर आपको ये संख्या नहीं मालूम, एक संख्या पता है 10, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे भैया, इस संख्या और इस संख्या, इन दोनों संख्याओं का योग 25 है, तो आप क्या करेंगे 10 को इस योग में से घटा देंगे। ठीक है ना, दो संख्याओं में से एक संख्या आपको पता है, दूसरी आपको निकालनी है, तो आपको उस एक संख्या को उनके योग में से घटा देंगे। तो 25 में से जैसे ही 10 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा 15, आप कह देंगे कि दूसरी संख्या 15 है। ठीक है ना,
यही काम आपको यहाँ करना है। आपको एक संख्या मानना है, माना एक संख्या x तो दूसरी संख्या क्या होगी, उनके योग में से उस एक संख्या को घटा देना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, उन दोनों संख्याओं के योग में से इस एक संख्या को घटा देना है, 27 में से x घटा देंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का गुणा 182, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है 182। हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, बराबर 182 करेंगे, प्रश्नानुसार लिख देना है यहाँ पर, और वही कार्य करना है जो क्वेश्चन कह रहा है कि इनका गुणा करो और बराबर में 182 करो। तो चलिए गुणा कर लेते हैं इनका, x का और 27 माइनस x का गुणा करना है, बराबर में 182 करना है, ठीक है ना। अब x से गुणा कर देना, अंदर x से गुणा हम 27 से करेंगे तो 27x आएगा, और x से गुणा माइनस x से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आएगा, बराबर में 182। अभी एक्स स्क्वायर वाली जो संख्या है ये प्लस की होनी चाहिए। ये प्लस की कब होगी, जब ये इसको हम उधर लेके जाएंगे। तो पक्षांतरण कर दो, इसको इधर नहीं लाना, इसको उधर ले जाना है, और सही ढंग से जमाते हुए लिखना है आपको, ठीक है। द्विघात समीकरण जैसे हम लिखते हैं ना, सबकी सबसे पहले स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, लास्ट में चरपा, वैसे ही आपको जमाना है। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर इधर माइनस का, इधर जाएगा प्लस का, तो एक्स स्क्वायर लिख देना पहले। अब एक्स वाला लिख रहा है, ये 27x इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो लिख देना माइनस का 27x, और ये प्लस का 182 है, बराबर में 0 इधर बचेगा, उसको इधर नहीं लिख करके आपको इधर लिख देना है, ठीक है ना। अब इस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या नजर नहीं आ रही है तो एक तो माना जाएगा, इस एक का गुणा हम 182 से करेंगे तो 182 ही आएगा। अब हमको ऐसी दो संख्याओं को पता करना है, उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर तो 182 आ जाना चाहिए, और दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या फिर घटाने पर माइनस का 27 आ जाना चाहिए। तो दोनों संख्याओं को पता करने के लिए इस 182 के ही अभाज्य गुणनखंड करना स्टार्ट कर देना है। 2 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 91 बार जाएगा, ठीक है ना। अब 2 का नहीं जाएगा तो इसमें 7 का जाएगा, कितनी बार, 13 बार, 13 7 91, तो 7 गुणा 2 करेंगे 14 और 13, 14 और 13 जोड़ने पर 27 आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है ना। अब गुणा करने पर प्लस की संख्या लानी है। गुणा करने पर प्लस संख्या कब आती है, जब दोनों संख्या या तो प्लस की होनी चाहिए, तब गुणा करने पर संख्या प्लस की आएगी, या फिर दोनों संख्या माइनस की होनी चाहिए, जब माइनस वाली संख्या गुणा जब माइनस वाली संख्या से करते हैं तो प्लस की आएगी। अब ये तो पता चल गया कि ये या तो ये दोनों संख्या प्लस की होनी चाहिए या फिर दोनों संख्या माइनस की होनी चाहिए। अब ये दोनों प्लस की है या माइनस की, बीच वाला बताएगा, बीच में माइनस का चिन्ह है तो ये दोनों संख्या माइनस की होगी, ठीक है ना। और इनके पीछे एक्स लगा दीजिए, अब बीच में प्लस का चिन्ह होता तो दोनों संख्याओं को प्लस के लेते, अब बीच वाला हटा देना, उन दोनों को लिख देना है। चलिए लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x और प्लस का 182 बराबर 0। यहां से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस x हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 14। अब ऐसा ही सेम हमको यहाँ से बनाना है, यहाँ पर ये x अकेला और यहाँ पे x साथ माइनस 13 है, तो माइनस 13 हटाना है, हटाने मतलब माइनस 13 कॉमन लेना है, इसी को लिख दीजिए x माइनस 14 और बराबर में 0। अब इन दोनों कोष्टक वाली संख्याओं में से एक संख्या लिखनी है आपको एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ये बाहर वाली संख्या लिखनी है, एक्स माइनस 13 और बराबर में 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 को बराबर करना है, एक्स माइनस 14 बराबर 0 और एक्स माइनस 13 बराबर 0। दोनों जगह से पक्षांतरण करके हम एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए माइनस का 14 इधर जाएगा तो प्लस का, तो एक्स बराबर आएगा 14, यहाँ से माइनस 13 दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये प्लस का हो, तो एक्स बराबर 13। दोनों ही संख्या राइट है, ठीक है ना। x के दो मान आए, एक तो आया 14 और एक आया प्लस का 13, दोनों प्लस प्लस के हैं। अब x का मान 14 सही है या फिर x का मान 13 सही है, दोनों ही सही है। जब एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 27 में 14 घटाएंगे 13, तो 13 निकल के आएगा। जब एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी, या फिर एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी, ठीक है। कोई भी एक से आप लिख देना, ठीक है ना, चाहे 13 लिखो चाहे 14 लिखो, दोनों ही करेक्ट आंसर है। यही हिंदी लिखनी है जो हम ऊपर लिख चुके हैं, माना ही देव अतः लिख देना है, आंसर आपका आ चुका है, बस 2 लाइन हिंदी की लिखनी है। अतः एक संख्या बराबर x का मान कोई भी ले लो, x का मान 13 ले लेते हैं, चलिए 13 तथा दूसरी संख्या बराबर 27 में से x का मान घटेगा, x का मान यानी 13 घटेगा, तो 27 माइनस 13 बराबर आएगा 14, ठीक है आंसर।
या फिर आप 14 लेते हैं, x का मान 14 सही मानते हैं, तो आप यहाँ पर लिख देना कि अतः एक संख्या बराबर 14 तथा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 14 बराबर 13। 2 बार भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 2 बार लिखते हैं, 1 बार, ठीक है। 1 बार लिखेंगे तब भी उतने ही नंबर मिलेंगे और 2 बार लिखेंगे तब भी वही नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपका कंप्लीट हुआ। अब बचते हैं केवल 2 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन देखिए वो कौन कौन से हैं। लो, चौथा भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। चौथा क्वेश्चन देखिए, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। द्विघात समीकरण ये है क्या, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण तो हमको नजर नहीं आ रहा, तो बना लेते हैं। कैसे, के एक्स जो बाहर लिख रहा है इसका गुणा अंदर करना होगा, तब जाकर के द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले आपको द्विघात समीकरण ही बनाना है हल में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख लेना है, इसके अंदर हिंदी वगैरह ऐसा कुछ लिखना नहीं है। अतः के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। के एक्स का गुणा इन दोनों से करना है, गलती से के एक्स का गुणा 6 से नहीं कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो के एक्स का गुणा कोष्टक वालों से ही होगा। जब के एक्स का गुणा हम एक्स से करेंगे, के एक्स गुणा एक्स से करेंगे क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर आएगा। और के एक्स गुणा जब हम माइनस 2 से करेंगे तो ये आएगा माइनस 2 के एक्स और प्लस का 6 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि उसके 2 बराबर मूल हो, इसलिए आपको ऐसा के का मान ज्ञात करना है। अब मूल बराबर कब होते हैं, 3 पॉइंट पढ़े होंगे आपने। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल भिन्न भिन्न होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं, मूल अस्तित्व में होते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट पढ़ा होगा विविक्त कर का, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है तो मूल समान होते हैं, ठीक है, मूल अस्तित्व में होते हैं, ठीक है ना, और मूल वास्तविक भी होते हैं। तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो मूल विद्यमान नहीं होते हैं, मूल काल्पनिक होते हैं, ठीक है, मूल अस्तित्व में नहीं होते हैं। तो ये कह रहा है कि उसके 2 बराबर मूल हो, तो 2 बराबर मूल किस कंडीशन में होते हैं, वही कंडीशन आपको लगानी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 वाली कंडीशन में मूल बराबर होते हैं, तो आपको यही लिखना है, ठीक है ना। पहले तो ये लिखना है कि अतः 2 बराबर मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो, 0। आपको लिख देना नीचे, अतः 2 बराबर मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, ठीक है ना। लिख लिया, बी स्क्वायर 4ac बराबर 0 होना चाहिए, तभी मूल क्या होंगे, बराबर। तो इस द्विघात समीकरण में से ए बी सी के मान देख देख के यहाँ पर जमा दो, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आपके सामने होगा। रखते हैं बी की जगह, बी का मान एक्स के गुणा में क्या है, माइनस 2 के है। एक्स के गुणा में जो भी है सब कुछ लेना है, चिन्ह सही, तो माइनस 2 के, तो यहाँ पे लिख लेना माइनस 2 के। बी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। आगे माइनस 4 है तो माइनस 4 लिखना है, इंटू में ए। एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, के, तो ए का मान है के, तो कोष्टक में लिखिए के। इंटू में सी, सी का मान है प्लस का 6, तो कोष्टक में लिखिए 6 और बराबर में 0। रखना के लिए अब इसका वर्क कर दो, माइनस वाले संख्या वर्क करते हैं तो प्लस की संख्या ही आती है, तो माइनस को तो छोड़ दीजिए। 2 का वर्क करेंगे तो क्या आएगा, 4, और के का करेंगे तो के स्क्वायर आएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, ये माइनस का है, ये सब प्लस के, तो माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा, तो 6 चौको 24 के होगा। 6 का गुणा 4 करें, 6 24, 24 गुणा के करेंगे तो 24 के बराबर 0। 4 के स्क्वायर माइनस 24 के, यहाँ पर भी द्विघात समीकरण प्राप्त हो रहा है। अचर पद नहीं है, जब अचर पद नहीं होता है तो डायरेक्ट हमको कॉमन लेना होता है, ठीक है। कॉमन क्या आएगा, 4 यहाँ पर है, क्या 4 का भाग 24 चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा। के स्क्वायर यहाँ के है तो 1 के कॉमन आ जाएगा, यानी 4 के कॉमन आएगा। 4 के 4 ले लिया, के 2 थे 1 के ले लिया, यहाँ पे 1 के बचेगा। माइनस माइनस 4 का भाग 26 में दे दो, 4 का भाग 26 देंगे, 4 का भाग 24 में देना, 4 का भाग 24 देंगे कितनी बार जाएगा, 4 6 24, 6 बार, तो 6 बचेगा यहाँ पर। ओके, हमने कॉमन ले लिया, बराबर में 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 को बराबर करना है, तो 4 के बराबर 0 और के माइनस 6 बराबर 0, दोनों जगह से
के का मान निकालना है। 4 गुणा में इधर है, इधर जाएगा बटे में, तो के बराबर आएगा 0/4। ठीक है ना। और यहाँ से पक्षांतर करेंगे, माइनस का 6 दूसरे पक्ष में जाएगा, प्लस का होगा, तो के बराबर 6। कितना आया? के बराबर 6। और यहाँ से के का मान कितना आएगा? 0 में 4 का भाग देंगे तो 0। के दो मान आ गए, एक तो के बराबर आया 0 और एक के बराबर आया 6। और यही यानी के का ही मान आपको निकालना, और ये दोनों आपके मान बिल्कुल राइट है। ठीक है, इन दोनों मानों को नीचे एक लाइन नीचे छोड़ के नीचे इकट्ठा करके लिख देना। अतः के बराबर 0 व के बराबर 6, बस कंप्लीट हुआ और लिख देना आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की कैलकुलेशन आपकी समाप्त होती है। इस ही हिसाब से आपको बोर्ड के एग्जाम में करके आना है। ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अब बचता है आपका केवल एक क्वेश्चन। देखिए, पांचवा भी क्वेश्चन आपके सामने आखिरकार आ ही गया। ठीक है ना। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। कई स्टूडेंट तो भागने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये तो हमसे आता है। अरे भैया, जब करने बैठोगे ना इसको, तब पता चलेगा आता है या नहीं आता। ठीक है ना। तो इसलिए भैया भागना नहीं है। अगर भागेंगे तो भैया मान के चलो यही क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में छप गया, तब क्या करोगे? तो सही ढंग से देखिए। अतः इसको लिख लेते हैं एक बार, जो कहते हो 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो इसको करें सॉल्व। क्या करना है? x² गुणा में 3 है तो 3 का गुणा हमको 2 से करना है, तो 3 का गुणा प्लस 2 से करें तो प्लस का 6 आएगा। और ऐसी दो संख्याओं को पता करना है जिनका गुणा करने पर 6 आ जाए और उन दोनों संख्या को जोड़ने पर या फिर घटाने पर 2√6 आ जाए। तो भैया आप 6 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 आएगा। 2 का गुणा 3 से करने पर 6 तो आ रहा है, परंतु इनको जोड़ने पर 2√6 नहीं आ रहा है। या फिर इसके और गुणनखंड करेंगे तो अगर हम 1 और 6 ले तो 1 और 6 का गुणा करने पर 6 आ जाएगा, पर 1 और 6 को जोड़ने पर घटाने पर 2√6 नहीं आएगा। तो फिर क्या करना होगा? एक दूसरी बात पर जाना है, दूसरी स्टेप पर जाना है कि हम ये भी जानते हैं कि जैसे ये 6 है तो 6 के अंदर √6 और √6 दो छुपे हुए हैं। अगर हम √6 गुणा √6 करेंगे तो 6 ही आएगा। अगर हम √6 और √6 को जोड़ेंगे तो 2√6 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो आपको यही लेना है, √6 और √6। यहाँ पर दोनों देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है, वो माइनस का चिन्ह है, तो ये दोनों संख्या आपको माइनस की लेनी है, ताकि √6 गुणा √6 जब माइनस माइनस वाली संख्या गुणा करें तो प्लस संख्या आ जाएगी। ठीक है। और इनके पीछे एक्स लगा देना है और इन दोनों को लिख देना, बीच वाले को हटा देना है। ठीक है ना। तो ध्यान समझना, 3x² माइनस √6x माइनस √6x और प्लस का 2 बराबर 0। चलो इतना कर देंगे। अब कॉमन लेने में समस्या आएगी, इसलिए ध्यान से समझते जाना। तो देखिए आपको क्या करना है, सब जगह रूट वाली संख्या लिख देनी है। तो देखिए 3 है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक है। और x² जब पाते हो। ठीक है ना। √3 गुणा √3 करना 3 ही तो आएगा। अच्छी बात है। माइनस है, √6 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √3। √2 गुणा √3 करेंगे तो √6 ही तो आएगा। और x जो कहते हो ऐसे यहाँ पर कर देना है, √2 इंटू √3 इंटू मैक्स, ऐसे प्लस 2 की जगह पर लिख देना है √2 इंटू √2 बराबर 0। ऐसा क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमको स्पष्ट नजर आ जाए कि कॉमन क्या आने वाला है। ठीक है ना, इसलिए किया। अब देखिए √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, तो एक तो √3 कॉमन आएगा। यहाँ पर x घात 2, यहाँ पर x, तो एक x कॉमन आ जाएगा। हम कहेंगे कि √3x कॉमन आएगा। ठीक है, अच्छी बात। तो √3x ले लिया, √3 बचे, एक √3 लिया हमने, एक √3 तो बचेगा। यहाँ पर x 2 थे, एक x लिया तो एक x बचेगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, √3x हमने कॉमन ले लिया, बचे क्या? √2। ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ जो कॉमन लेंगे हमको ऐसा ही बनाना है। तो देखिए यहाँ पर है √3x, वो भी प्लस का, यहाँ पर √3x हमको बचाना है तो माइनस का √2 हटाना है, तो माइनस √2 कॉमन ले लेंगे और लिख दो इसी को आंख, वो आंख खोल के लिखना, बंद करके नहीं, बराबर 0। अब क्या करना है, इन दोनों कोष्टक वाली संख्याओं में से एक संख्या लिखनी है आपको, √3x माइनस √2, और ये बाहर वाली संख्या लिखनी है दूसरे कोष्टक में, तो √3x माइनस √2 बराबर 0। अब क्या करना है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना है, तो √3x माइनस √2 बराबर 0।
अब इसको भी कर देते हैं, तो √3x माइनस √2 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे हम दोनों जगह से, माइनस का √2 इधर जाएगा प्लस का, √3x बराबर √2। अब √3 इधर गुणा में इधर जाएगा बटे में, तो x बराबर आएगा √2 बटे √3। ऐसे यहां से करते हैं, पक्षांतरण करेंगे, √2 इधर जाएगा तो माइनस का इधर, तो इधर जाएगा प्लस का होगा, तो √3x बराबर आएगा √2। अब √3 गुणा में इधर जाएगा बटे में, तो x बराबर आएगा √2 बटे √3। तो बताइए शून्य वो मूल आए या नहीं आए? आ गए। बस इतना ही करके आना है, कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन आपका। x के दोनों मान सेम है, √2/3 और √2/3 कंप्लीट होते हैं पांचों क्वेश्चन। इन पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपसे आना चाहिए, और आपको इन पांचों क्वेश्चनों के अंदर से ही आपको कल की एग्जाम में 26 मार्च को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? 2 मिलेंगे, ठीक है ना। अब 2 मिनट है, आपने वीडियो पूरी देख ली, अच्छी बात है, आपके लिए मेरी ओर से धन्यवाद, ठीक है ना। और मैं ये कल यानी भगवान से उम्मीद करूंगा या भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका जो गणित का पेपर है बहुत अच्छा जाए, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनसे उनकी प्रार्थना करूंगा कि उनके 100 ही अंक आए, 100% रिजल्ट रहना चाहिए मैथ के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए अब 2 मिनट मेरी बातें सुन लीजिए। आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए, बहुत यानी अच्छा काम है आपका ये, जो आपने वीडियो को पूरा देख लिया। तो देखिए आपको मैं 2 बातों से आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है ये यानी वैसे नया चैनल है, ठीक है ना। और नया चैनल यानी इसको ज्यादा दिन नहीं हुए, सिर्फ 1 साल तो हो गए, ठीक है ना। परंतु इस पर जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत कम है, ठीक है ना, 3000 प्लस है वैसे तो। और आपका जो कोई छोटा बहन भाई हो या फिर आपके जो क्लास के आस पड़ोस के जो साथी हैं, ठीक है ना, छोटे बहन भाई हैं, उनको इस चैनल से अवगत करा देना, ठीक है ना। वो इस चैनल पर आकर के गणित और विज्ञान पढ़ लिया करेंगे। इस चैनल पर 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, ठीक है ना, 8वीं से लेकर के 12वीं तक की मैथ और साइंस पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। 11 12 की साइंस नहीं, केवल 10th तक की साइंस पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। तो आप बोल देना उनको इस चैनल से जोड़ देना, ठीक है ना। अब पढ़ाना तो आपने मेरा देख लिया, यहाँ पर तो मैंने फिर भी फास्ट कराया है क्योंकि कल आपके एग्जाम है। परंतु जो स्टूडेंट है जो क्लास में पढ़ते हैं ना, तो उस हिसाब से मैं आराम से समझा करके पढ़ाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। एक बार आप भी ट्राई करना, जब आपकी गणित की एग्जाम हो जाए और संस्कृत की एग्जाम हो जाए, तब आप मेरी इस चैनल पर कोई भी वीडियो उठा के देखना, ठीक है ना। जब आप फ्री हो तो देखना कि मैं किस हिसाब से पढ़ाता हूँ। अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद है, नए बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि मैं कैसे समझा रहा हूँ कैसे नहीं समझा रहा हूँ। आप तो साल भर पढ़ चुके हैं, तो आपको तो पता होगा कि हाँ भाई ये सवाल ऐसे होगा, ये सवाल ऐसे होगा, सही करा रहे नहीं या करा रहे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आप ये डिसाइड करके आप छोटे बच्चों को इस पर ले आना, ठीक है ना। ये काम आप मेरा कर देना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना अगर आपको 11th और 12th की मैथ पढ़नी है तो, ठीक है ना। और अन्य वहाँ वीडियो को सब्सक्राइब, वो वीडियो को नहीं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है ना। इतना सा मेरा काम कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।